सब्जियों और खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ने से जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन अपने 15 महीने के टॉप लेवल पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में 7.44% दर्ज हुई। इससे पहले जून 2023 में यह 4.87% और पिछले साल जुलाई 2022 में यह 6.71% थी। आपको बताएं कि खुदरा महंगाई दर इससे पहले अप्रैल 2022 में इससे ज्यादा लेवल पर थी। सीपीआई 7.79% दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फूड बास्केट में महंगाई दर जुलाई में 11.51% थी, जबकि इससे पहले जून में ये 4.55% पर थी और जुलाई 2022 में ये 6.69% पर थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल सब्जियों की खुदरा महंगाई 37.43% थी, जबकि अनाज और उत्पाद मूल्य वृद्धि की दर जो है वो 13% की थी। अब सवाल ये है कि क्या ये महंगाई के आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं? स्वाभाविक रूप से चिंता तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये चिंता कितनी है? क्या ये आंकड़े, क्या ये महंगाई टिकाऊ रहने वाली है या फिर ये क्षणिक है? इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार सिन्हा, इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स में। सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो आरबीआई के दायरे से लगातार दूर होती जा रही है। कोशिशें तो तमाम हो रही हैं। इस वक्त आपको कितना चिंताजनक ये आंकड़े लगते हैं सर? और ये चिंता क्या ये क्षणिक है या फिर ये दीर्घकालिक चिंता है? आज जो आंकड़े आए हैं, अगर उस पे जरा हम डिटेल से नजर डालें तो एक चीज जो निकल कर आती है या उभर कर आती है वो ये है कि जो सडन स्पाइक हमने देखा है रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर में, जो कि 7.44 हो गया है इस महीने जुलाई के महीने में, और जून के महीने में वो 4.81 था। तो ये जो स्पाइक हमें देखने को मिला है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फूड आइटम्स का है। बाकी चीजें जो सीपीआई बास्केट में है उनमें कमोबेश जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। पर ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में पहुंच गया है। और अगर आप उससे भी आगे जाकर देखें तो फूड इन्फ्लेशन में भी जो आइटम्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो एक तो वेजिटेबल्स है और दूसरा जो है वो सीरियल्स है। सीरियल्स में चाहे वो आप गेहूं को ले लें या चावल को ले लें या फिर दूसरी तरफ पल्सेस हैं, उनमें भी लगातार इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी वजह से जो है सडन स्पाइक आया है। नाउ जहां तक वेजिटेबल्स का सवाल है, जिसमें के उछाल 60% से भी ज्यादा है, वो काफी हद तक सीजनल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टमाटरों की कीमतों में सडनली बढ़ोतरी हुई और कई वेजिटेबल्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और ये ज्यादातर इस बात के ऊपर डिपेंडेंट थी कि पिछले महीने जो है बारिश जो है काफी ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से तमाम रीजन्स में सब्जियों को नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी कीमतें बढ़ी हैं। तो जैसे जैसे स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, वो सीजनल जो आइटम्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं पर्टिकुलरली, उनकी कीमतें फिर अपने आप कम होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 160-200 रुपए किलो से अब टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलो के आसपास आ गई है। पर ये बात जो है हम सीरियल्स के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि सीरियल्स में जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 11 महीने से डबल डिजिट में बना हुआ है। तो एब्सोल्युटली सर, यानी कि ये जो जुलाई जॉल्ट दिया था रिटेल इन्फ्लेशन ने इस बार 7% का, ये लीड कर रहा है आपके मुताबिक खास तौर से टमाटर जैसी चीजों में। लेकिन अगर टमाटर जैसी चीजों के दाम कंट्रोल में आ जाते हैं, और जो आ भी रहे हैं हम देख रहे हैं, और अगर सीरियल्स के दामों में, अगर खासतौर से पल्सेस के दामों में अगर इतना हम गिरावट नहीं देखते हैं, तो आपको लग रहा है ये महंगाई का जो जॉल्ट, जुलाई जॉल्ट जिसे कहा जा रहा है, ये आने वाले और समय तक हमें परेशान करेगा सर? देखिए, इसमें समझने वाली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि जो सीरियल्स हैं उसमें जो इन्फ्लेशन है
वो डबल डिजिट में पिछले 11 महीने से बना हुआ है। पल्सेस की कीमतों में भी अच्छी खासी इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, तकरीबन 8% के आसपास। और जो एक और चीज जैसे स्पाइसेस है, स्पाइसेस में भी इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनमें सीजनैलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये महीने दर महीने या हफ्ते दर हफ्ते इनके कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं। उसके बनिस्पत जो चावल है, दाल है, गेहूं है, ये जो है तो ये भी सीजनल, पर इनमें जो है कम से कम 6 महीने का या साल भर का साइकिल होता है। तो जो इस समय जो चिंता का विषय है वो ये है कि जुलाई में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई, उसकी वजह से रुपाई भी बहुत अच्छी हो गई है पूरे देश भर में। ये बात जरूर है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आया, पानी आया, नुकसान भी हुआ है, परंतु इन जनरल जो है वो उससे जो है रुपाई अच्छी हुई है। पर अब जब अगस्त का महीना आधा बीत गया और हम ये देख रहे हैं कि जो मॉनसून रेनफॉल थे वो नॉर्मल से ज्यादा था जुलाई के महीने में, और अब जो लेटेस्ट आंकड़ा आया उसके हिसाब से अगर आप क्यूमुलेटिव नंबर को देखेंगे तो एक बार फिर से मॉनसून रेनफॉल जो है वो डेफिसिट में चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगस्त के महीने में अगर बारिश नहीं होती है या सितंबर के महीने में भी जो अपेक्षित बारिश है वो नहीं होती है, तो खाद्य पदार्थ, खासकर जो पल्सेस ग्रो होते हैं खरीफ सीजन में, या जो चावल, पैडी इज द मेन आइटम विच इज ग्रोन, उनके जो है प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा। तो इस समय ऑलरेडी इन चीजों का दबाव जो है, इन्फ्लेशन या प्राइसेस का दबाव बना हुआ है इन खाद्य पदार्थों पे, और अगर बारिश नहीं होती है तो हो सकता है ये दबाव आने वाले समय में और भी मुश्किलें पैदा करे। तो कुल जो स्थिति इस समय उभर कर आ रही है जी, उससे ये चीज साफ हो रही है कि आरबीआई का जो टारगेट है वो है इन्फ्लेशन को मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% के आसपास लाना। वो मुझे दिखता नहीं नजर आ रहा है, और जिसका हिंट जो है आरबीआई गवर्नर भी बार बार दे रहे हैं कि और एवरेज इन्फ्लेशन जो उनका फोरकास्ट है वो भी पूरे फिस्कल ईयर 24 के लिए 5.4% का है। तो जो पॉलिसी रेट की दरों में गिरावट की बात हो रही है वो तो बिल्कुल ही एक तरीके से नहीं होने वाली है, और जहां तक पॉलिसी रेट के बढ़ने का सवाल है वो शायद अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी कैसी होती है। ऑलराइट, तो ये देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या वाकई में अब आरबीआई के पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि फाइनल तस्वीर अगली पॉलिसी में क्या कोई रेट चेंजेस होंगे, इसके लिए थोड़ा और हमें इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी देखना होगा। लेकिन अभी तक के एनालिसिस के मुताबिक सर, आपको लग रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से लग रहा है कि जितनी फिजिकल इंप्रोवाइजेशंस हो सकती हैं, फिजिकल इंप्रोवाइजेशंस जितनी हो सकती हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि इंप्रोवाइजेशंस के अलावा, क्योंकि वो काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या अब पॉलिसी इंटरवेंशन का कोई चांस है सर, कोई विंडो है? और अगर है तो फिर पॉलिसी इंटरवेंशंस किस तरह के हों? देखिए, जो इंटरवेंशन ऐसे समय पे होती है वो दोनों ही हो सकती है, मॉनेटरी भी और फिस्कल भी। तो जहां तक फिस्कल इंटरवेंशन का सवाल है, मैंने पहले भी अभी जैसा मैं कह रहा था कि जो टारगेट है उससे अभी भी इन्फ्लेशन काफी ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ हद तक जो खाद्य पदार्थों में खासकर गेहूं या चावल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है ओपन मार्केट में गेहूं या चावल को जो है वो ऑफलोड करेंगे, उससे कुछ हद तक जो है राहत मिलेगी। परंतु बहुत ज्यादा इंटरवेंशन आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड स्टॉक है, और खास करके जो फूड प्रोग्राम्स सरकार चला रही है जिसमें कि जो लोग हैं बीपीएल के नीचे उनको 5 किलो अनाज जो है फ्री दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो, और खास करके जो पॉलिसी रेट्स पिछले कुछ महीनों में या क्वार्टर्स में आरबीआई ने इंक्रीज किए हैं, उन सब का मिला जुला असर भी धीरे धीरे इकोनॉमी में हो रहा है कि वो डिमांड जो है उसको
थोड़ा बहुत कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेट नेट ये है कि कोई मैजिक वैंड जो है ना तो सरकार के पास है ना आरबीआई के पास है। पर कोशिश जो है वो दोनों करेंगे कि काफी हद तक जो है इस बोझ को कम किया जा सके आम जनता के लिए, और जहां तक हो सके जो है इनके पास जो सरप्लस स्टॉक्स हैं, अब जैसे अभी पीछे खबर ये भी आई थी कि जो सरप्लस स्टॉक प्याज का है वो भी सरकार ऑफलोड कर रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है प्याज की कीमतों में भी जो है मेन मंडी जो महाराष्ट्र में है वहां पे काफी उछाल देखने को मिला था। तो ये तमाम कोशिशें जारी रहेंगी, पर जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई दर है, वो फिर भी जो है आरबीआई के 4% टारगेट के करीब इस फिस्कल ईयर में तो नहीं आ पाएगी। इसलिए हमारा यह मानना है कि इस फिस्कल ईयर में जो पॉलिसी रेट है उसमें गिरावट आने की संभावना नहीं है। जो बेस्ट सिनारियो है उसमें यही होगा कि वो जहां पे है वहीं बनी रहेगी। बिल्कुल सर, और थैंक यू, आपने थोड़ा सा मुझे क्रेडिट भी किया। मॉनेटरी जो है, जो जितने इंटरवेंशंस थे वो मॉनेटरी आरबीआई की तरफ से थे, सरकार की तरफ से फिस्कल इंटरवेंशंस होने थे। जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए अभी भी कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन दबाव उसमें इस तरह का है कि अभी ट्रैजेक्टरी स्वाभाविक रूप से हमें देखनी होगी। एक चीज सर, जो आज जो आंकड़े आए हैं उसमें ग्रामीण महंगाई में बढ़ोतरी अच्छी खासी हम देख रहे हैं। इसका क्या कोई कंजम्पशन पे और इसका क्या हम थोड़ा सा ग्रोथ पे कोई असर, हम लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट देख सकते हैं सर? क्योंकि पूरी दुनिया में, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो ब्रिटेन हो, महंगाई ने ग्रोथ पर असर डाला है। इनफैक्ट यूएस भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या हमारे खुदरा महंगाई दर के ये जो डेटा है इसका कहीं ग्रोथ पर आप कोई किसी तरह का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म असर देख रहे हैं सर? देखिए, जिस तरीके से महंगाई एक आम आदमी के बजट को हिला देती है, तो उसकी वजह से जो उसकी कंजम्पशन करने की जो क्षमता है, यानी जिसे हम रियल इनकम या रियल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, वो घट जाती है। और अगर रियल डिस्पोजेबल इनकम घट गई तो जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी घट जाती है। और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो जीडीपी है, वो जीडीपी का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट डिमांड साइड से है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसे हम कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। तो अगर कंजम्पशन डिमांड के ऊपर महंगाई की वजह से असर पड़ता है या कंजम्पशन डिमांड की ग्रोथ स्लो डाउन होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे भी पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी हमने लंबी चर्चा करी, आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश हमने करी कि इसके क्या इम्पैक्ट हैं दीर्घकालिक और अभी जो त्वरित जो इम्पैक्ट्स हैं उनका एनालिसिस किया। थोड़ा मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। सही तस्वीर अगली पॉलिसी तक क्या होगी इसके लिए थोड़ा सा हमें आंकड़ों पर नज़र रखनी होगी, और जो ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट की आशंका है उस पर क्लोज वॉच आरबीआई का तो है ही, सरकार का भी होगा। अब उस मोर्चे पर किस तरह से चीजें हैंडल की जाती हैं ये देखना भी बड़ा लाजमी होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। सुनील कुमार सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। और अब आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, जो कि जुड़ी हुई है बहुत ही चर्चित एक नाम से, और ये नाम है चैट जीपीटी। जिस चैट जीपीटी ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया था, जिसे एक डिसरप्शन कहा जा रहा था, वो संकट में दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां और बिजनेसमैन इसे एक वरदान के तौर पर देख रहे थे, कुछ लोगों ने इसे मानव जीवन के लिए खतरा भी बता दिया। इस बीच चैट जीपीटी के नए कारनामे से हर कोई हैरान हो रहा था, और जिस काम को करने के लिए घंटों लग जाते थे उसे चैट जीपीटी चुटकियों में निपटा देता था, फिर चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो और तरह के काम हो। लेकिन अब चैट जीपीटी को लेकर ही ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी अगले 1 साल में दिवालिया हो सकती है। जी हाँ, दरअसल चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली कंपनी ओपन एआई को लेकर एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने दावा किया है कि ओपन एआई तेजी से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम कर रही है। यही नहीं, कुछ महीने पहले चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 के लिए पेड सर्विस भी शुरू की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी चैट जीपीटी को जारी रखने के लिए जितने पैसे खर्च कर रही है उतना भी पैसा नहीं कमा पा रही है।
एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए कंपनी रोजाना $7 लाख यानी कि करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर रही है। ये डेली का कैश बर्न है इनका, 5 करोड़ 80 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन यानी कि करीब 83,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसलिए कंपनी अब तक जैसे तैसे टिकी हुई है, लेकिन ये बहुत अगर इसी तरह से ज्यादा चलता रहा, बर्निंग्स इसी तरह से चलती रही, खर्चे इसी तरह से चलते रहे, तो बहुत जल्द ही ये सारा कैश बर्न भी हो जाएगा और कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगी। ओपन एआई ने 2023 में $200 मिलियन यानी करीब 1,660 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू होने का अनुमान जाहिर किया था। फिर 2024 में जो अनुमान था वो $1 बिलियन यानी करीब 8,200 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी। ये अनुमान थे, लेकिन कंपनी को लगातार इसके विपरीत घाटा हो रहा है। कमाई तो छोड़िए, घाटा हो रहा है। ओपन एआई ने नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया था और तब से मई 2023 तक कंपनी को $540 मिलियन यानी करीब 4,779 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। वहीं चैट जीपीटी के यूजर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिन जिन कंपनीज ने, वहां के एम्प्लॉयज ने चैट जीपीटी लेने के सहारे काम करने की शुरुआत की थी, वहां कंपनीज ने चैट जीपीटी से काम करने पर रोक भी लगा दी है। इसके अलावा इसके बीच में भी कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स आए हैं, चैट जीपीटी सरीखे ही सिमिलर टूल्स आए हैं जो ज़्यादा परिष्कृत बताए जा रहे हैं चैट जीपीटी से। उनके आने से भी मुश्किलें बढ़ी हैं और ये एक तरह से आइडिया के लेवल पर तो डिसरप्शन लेकर आया, लेकिन प्लेटफॉर्म के लेवल पर इसके बहुत सारे इसके जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स हैं वो खड़े हो गए हैं और ऑप्शन जब लोगों को मिल रहा है तो वो चैट जीपीटी छोड़ के उन ऑप्शंस को जो ज़्यादा परिष्कृत हैं उनको ऑप्ट कर रहे हैं। जुलाई 2023 में जून की तुलना में चैट जीपीटी के यूजर्स की संख्या में 12% की गिरावट दर्ज की गई। जुलाई में 1.7 बिलियन यूजर्स थे, अब घटकर 1.5 बिलियन हो गए। आखिर चैट जीपीटी के यूजर्स क्यों घट रहे हैं, इसे भी थोड़ा समझिए। ओपन एआई के लिए एपीआई एक समस्या बन गई है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी का यूज करने के लिए पहले कहती थी, अब इन्होंने ओपन एआई के एपीआई तक पहुंच बनाना शुरू कर दिया है। इससे वे खुद के चैटबॉट बनाने लगी हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे ओपन सोर्स हैं, एलएलएम मॉडल्स हैं, ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स हैं जो यूज़ के लिए भी फ्री हैं और इसकी वजह से चैट जीपीटी के यूजर्स लगातार घट रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चैट जीपीटी भले ही सभी सवालों का जवाब दे दे, आपके लिए कंटेंट जनरेशन बहुत आसान कर दे, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी सिर्फ जवाब दे देता है, उसका कोई रेफरेंस नहीं देता, कोई सोर्स नहीं बताता। यही नहीं, किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चैट जीपीटी की खूबियों ने हर किसी को प्रभावित किया। इसकी मदद से आप रिसर्च कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, नई भाषा भी सीखते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। सभी सर्च इंजन मार्केट में गूगल की 90% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अब माना जा रहा है कि चैट जीपीटी के जरिए बिंग इसे टक्कर देगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या वाकई में चैट जीपीटी दिवालिया हो जाएगा। कब तक कंपनी आखिर इस तरह का घाटा सहती रहेगी। तो अब चैट जीपीटी और ओपन एआई के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो बिजनेस में कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करके नया बिजनेस जनरेट करें, नए एवेन्यूज तलाशें, ताकि दिवालिया होने से चैट जीपीटी को बचाया जा सके। ये थी हमारी एक और कवर स्टोरी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है, बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। क्योंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है,
इसलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली GDP ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज देश और दुनिया की बाकी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज दिन भर और क्या क्या हुआ। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पहले शुरू हुए घर घर तिरंगा अभियान में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली में अपने बंगले पर तिरंगा फहराया। वीडियो में वे पत्नी सोनल के साथ तिरंगा लगाते नजर आ रहे हैं। देश भर में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली, जनसभा, इवेंट्स भी किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर अब तक 6 करोड़ से ज्यादा सेल्फियां अपलोड की जा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर वो आ गए हैं। कैथल में सुरजेवाला ने बीजेपी को वोटर्स और समर्थकों को राक्षस बताया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को जो वोट देता है और जो बीजेपी का समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है और आज महाभारत की इस धरती से उन्हें वो श्राप देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया। पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर ली हैं। अफजल गुरु को अफजल गुरु जी, ओसामा को ओसामा जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अब बीजेपी मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम जनता को भगवान मानते हैं, जबकि सुरजेवाला खुद को भगवान मानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के इरादे से 26 दल एक साथ आए हैं। अब इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। शिवसेना यूबीटी का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता को संयोजक का पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे आगामी चुनाव में अपने राज्य में चुनाव प्रचार उम्मीदवार तय करने जैसे महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में संयोजक की जिम्मेदारी मिली तो उनके काम में मुश्किल आ जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर तोड़फोड़ की शिकायत मिली है। अशोका रोड पर स्थित असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर रविवार को शीशे टूटे मिले। इसके बाद घर के केयरटेकर ने पुलिस को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि ओवैसी के सरकारी आवास के अंदर शीशे टूटे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि मैं 4 बार का सांसद हूं और मेरे घर पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ शिकायत पर संसद की विशेषाधिकार समिति की शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय अपनी टिप्पणियों को लेकर लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। विशेषाधिकार समिति की इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी को नहीं बुलाया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में विशेषाधिकार समिति की बैठक के एजेंडे में जानकारी मिली है। इस मामले की आगे की जांच और सदन को रिपोर्ट करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है। बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर
सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं अब बीजेपी आलाकमान ने घोसी सीट के लिए उन पर भरोसा जताया है। बीएसपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में ज्यादा दिन नहीं टिक सके। बीएसपी ने पहली बार साल 1996 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं, इसलिए सभी को एक साथ सुना जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के नए नियमों के तहत डॉक्टर्स को अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी, यानी कि डॉक्टर पर्चे पर केवल दवा का केमिकल कंपोजिशन ही लिखेंगे, ना कि किसी ब्रांड का नाम। बात न मानने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एनएमसी ने कार्रवाई की बात कही है। सस्ता इलाज करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। पहले सरकार ने जरूरी दवाओं को सस्ता करने की पहल की, फिर नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान किया और अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया है। एनएमसी के जारी नियमों में कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती हैं। ऐसे में जेनेरिक के चलन के बढ़ने से सबसे अधिक फायदा उन गरीब गुरुओं के परिवारों को होगा जो महंगे इलाज के बोझ तले दब जाते हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं या इलाज के दौरान उन्हें घर द्वार तक बेचना पड़ जाता है। फिलहाल तो ब्रांडेड दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों को अपनी आदत बदलनी होगी। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एनएमसी ने साफ किया है कि नए नियम के उल्लंघन पर डॉक्टर का लाइसेंस एक तय समय तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। पहले जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के अंतर को समझते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाएं उन्हें कहते हैं जिनका कोई अपना ब्रांड नाम नहीं होता है, वह अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती है। जेनेरिक दवाओं में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है, तो फिर ये सस्ती कैसे होती है, तो इसे भी समझते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं किया गया होता है। जब ब्रांडेड दवाओं का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसी फार्मूले और सॉल्ट का इस्तेमाल कर दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने लगती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कई गुना सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 महीने पहले जून में ही राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश जारी किया था। एनएमसी के नए नियमों के तहत डॉक्टर साफ अक्षरों में पर्ची लिखेंगे और गलती से बचने के लिए इसे बड़े अक्षरों में दवा का कंपोजिशन लिखना होगा। जहां तक संभव हो पर्ची प्रिंटेड हो तो और बेहतर होगा। ऐसे में दवा पढ़ने की गलतियों की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। कई बार डॉक्टर अनावश्यक दवाएं भी लिख देते हैं। ऐसे में एनएमसी ने साफ किया है कि डॉक्टरों को अनावश्यक दवा लिखने से बचना चाहिए और केवल तर्कसंगत दवाएं ही लिखनी चाहिए। दवा उत्पादन के मामले में भारत की ग्लोबल रैंक भले ही 3 है, लेकिन दुनिया भर को जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने में भारत पहले नंबर पर है। कुल ग्लोबल जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में भारत का 20% का योगदान है, लेकिन हम अपने मकसद में तब और कामयाब होंगे जब हम क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन के उत्पादन पर 100% खरा उतरेंगे, गुणवत्ता के सभी मानकों को पूरा करेंगे और हाइजीन पर फोकस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अब बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 80 अंक चढ़कर 65,400 के पार बंद हुआ। निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 19,440 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 108 अंक गिरकर 44,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। और मार्केट पर पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नाहर। देखिए, मार्केट में आज आप ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए दिखे। निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट के आसपास बंद होता हुआ दिखा, पर निफ्टी बैंक में लगभग 0.4% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे निफ्टी गेनर्स में, जिसमें आपको नाम दिखेंगे LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, तो IT स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पे आपको खरीदारी आ जाती हुई दिखी।
और गिरने में अगर आप बात करें या फिर आप गेनर्स में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो HUL या डिवीज लैब जैसे स्टॉक दिखे जहां पे आपको 1% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। अब लूजर्स की कैटेगरी में जो अडानी की खबर आई, जहां पे अडानी पोर्ट्स के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया, उसके चलते सारे ही अडानी स्टॉक्स में आपको गिरावट आती हुई दिखी, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज में लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। मेटल स्पेस की बात करें वहां पर भी गिरावट है, JSW स्टील, हिंडाल्को ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। SBI में लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? नाइका, जहां पे लगभग 8.5% की आपको बड़ी गिरावट वहां पर आती हुई दिखी। जो डेटा आता हुआ दिखा, जो टिकट बुकिंग का डेटा आता हुआ दिखा, उसके चलते PVR आइनॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी, लगभग 5% के आसपास की तेजी वहां पर आती हुई दिखी। और उसी के साथ साथ आप अगर बात करें फिनोलेक्स केबल की, लगभग 7% के आसपास की गिरावट वहां पर भी दिखी। टॉप गेनर्स अगर निफ्टी के अलावा अगर आप देखें तो एक तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो उन सब में गेनर्स आते हुए दिखे, जिसमें आप गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें स्पेसिफिकली तो 14% के आसपास की बढ़िया तेजी जो है वहां पर आती हुई दिखी। और उसी के साथ साथ खादिम, PTC इंडस्ट्रीज या फिर आप बॉम्बे डाइंग की बात करें वहां पर भी 8% से ज़्यादा जो है तेजी आती हुई दिखी। अब टॉप लूजर्स की अगर आप कैटेगरी देखें, जहाँ पे निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो वहाँ पे यूनिवर्सल केबल, रिको ऑटो, सोलर एक्टिव फार्मा जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको गिरावट जो है अच्छी खासी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो निफ्टी या निफ्टी बैंक में तो आपको नेगेटिव क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेसिफिकली बात करें तो कई सारे स्टॉक्स है जहां में जो है आपको गिरावट बड़ी आती हुई दिखी। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें थे तो वहां पर आप शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो है या फिर आप उससे रिलेटेड गार्डन रिच, मिसगार्डन, वहां पर बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। आप डेलॉयट ने अदानी पोर्ट्स के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर और डिटेल देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान नाहर। देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है क्योंकि उसका रीज़न क्या है। अडानी पोर्ट्स के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है डेलॉयट, वो इस्तीफा देते हुए दिखे हैं और इस्तीफा जो दिया है वो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से जो है वो देते हुए दिखे हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अगर आप देखें तो कंपनी के जो ऑडिटर हैं, अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर हैं, उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन तो दिया ही था। उसी के साथ साथ जो अगर आप देखें जो डेलॉयट अडानी ग्रुप के उनका जो कारण वो ये बताते हुए दिखे क्योंकि डेलॉयट जो है उनके अन्य जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं उनकी ऑडिटर नहीं है, उसके चलते जो है वो रेजिग्नेशन देते हुए दिखे। अब अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मई 2017 की बात करें जहां पर डेलॉयट जो है यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुई थी। फिर उसके बाद जुलाई 2022 में 5 साल वापस होने के बाद उन्हें वापस रीअपॉइंट किया गया था जुलाई 2022 में। अब लगभग 1 साल ही हुआ है, उसके अंतराल में अगर आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अडानी के पोर्ट्स के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर डेलॉयट है वो यहाँ पर रेजिग्नेशन देते हुए दिखे हैं। अब कंपनी की जो बोर्ड है उन्होंने MSK एंड एसोसिएट्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नियुक्त ऑलरेडी कर ही दिया है, पर ऑडिट कमेटी का ये मानना है कि जो डेलॉयट ने जो रीज़न दिया है रेजिग्नेशन देने के लिए वो उनके लिए संतोषजनक नहीं है। और अगर आप देखिए कुछ समय पहले आपको ये भी खबर आती हुई दिखी थी कि शाह धंधेरिया एंड कंपनी LLP उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया था, वो भी जो है इस्तीफा देते हुए दिखे थे अडानी टोटल गैस के स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पोजीशन से। उसमें रीज़न उन्होंने ये दिया था कि ऑलरेडी उनके पास खूब सारा काम है या फिर प्री ऑक्यूपेशन जो है वो ये रीज़न देते हुए दिखे थे। और अब यहाँ पर आपको खबर ये आती हुई जा रही है कि डेलॉयट जो है उन्होंने अडानी पोर्ट्स के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आने वाले दिनों में बिना क्रेडिट स्कोर के भी लोन मिल सकेगा। RBI इसके लिए लेकर आ रहा है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट 17 अगस्त को लॉन्च होगा। रिजर्व बैंक की इनोवेशन हब टीम इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रही है। इस फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म में क्या है खास और ये कैसे काम करता है, जानते हैं हमारी संवाददाता एकता सूरी से। जी बिल्कुल, RBI ने अनाउंस किया था एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि वो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिससे कि हम सबके लिए लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान होगी, सस्ती होगी, फ्रिक्शनलेस होगी, पेपरलेस होगी। अब ये जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे RBI की इनोवेशन हब टीम बना रही है जिसके साथ बैंक्स जुड़ेंगे लोन देने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ। अब होगा ये कि अभी फिलहाल जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर नहीं है उनके लिए लोन लेना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि RBI यहाँ पर क्या कर रही है कि हम सबका जो डेटा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास क्रेडिट कार्ड का अलग डेटा, NBFCs के पास आधार का डेटा, पैन का डेटा, KYC का डेटा, जिनके पास लैंड है वो डेटा, जो डेयरी में है वो डेटा, कितना दूध बेचते हैं, तो ये जो सारा डेटा है ये एक प्लेटफॉर्म पर होगा और यही RBI की इनोवेशन हब टीम कर रही है।
उसी डेटा के एनालिसिस के आधार पर जो लोन डिसबर्सल है वो होगा। MSME लोन जो होंगे वो मिल सकते हैं कोलैटरल फ्री। किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख के आसपास हर एक इंडिविजुअल को मिल सकता है। पर्सनल लोन हुए, रिटेल सेक्टर के कोई भी लोन हुआ, होम लोन्स हुए, ये सब डिसबर्स करने के लिए बैंक इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 17 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। पायलट भले ही अभी कुछ राज्यों से लॉन्च हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये सारे देश में हर एक राज्य के लिए होगा। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बड़ी बात होगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट होगा। आपके डेटा के आधार पर जो है आपको लोन दिया जाएगा। वो डेटा जो अलग अलग जगह पर अभी डिसबर्स्ड है उसे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा, जिसके एनालिसिस पर फ्रिक्शनलेस पेपरलेस लोन मिलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसान क्रेडिट कार्ड फ्रिक्शनलेस हुआ, पेपरलेस हुआ, सक्सेसफुल हुआ, गुजरात में डेयरी को जो लोन्स दिए गए वो सक्सेसफुल हुए, ऐसे ही अब RBI ने इसका विस्तार किया है आम लोगों के लिए भी, जो कि एक बड़ी बात है। दीपक, KYC कंप्लायंस का टेंशन एक बार फिर से बढ़ गया है। अब नई डेडलाइन 18 अगस्त तक की है। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण दुबे हैं हमारे साथ। देखिए, अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है तो आपको अपना KYC करा लेना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख जो है वो KYC कराने की आखिरी दिन है। आपको याद होगा सेबी लगातार निवेशकों से कहता जा रहा था कि आपको अपना KYC करना चाहिए, KYC कंप्लायंट आपको रहना चाहिए, और इसके लिए काफ़ी बार तारीख जो है, जो डेडलाइन है, उसको बढ़ाया भी गया था। इसके पहले आपको याद होगा मई में जो तारीख बढ़ाई गई थी वो थी 18 अगस्त की, और अब तक सेबी ने इसके ऊपर नई तारीख जो है वो कोई लेके नहीं आए हैं। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो जितने भी ब्रोकर्स हैं इन्होंने अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक आपका KYC जो डिटेल्स होती है वो जो KRAs होते हैं, यानी कि जो एजेंसीज होती है उनके पास होती है। बेसिकली उन्होंने इस काम को लेना शुरू किया था, लेकिन कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने अपना KYC अपडेट नहीं किया, और कुछ लोगों ने जो अपना KYC अपडेट किया वो ब्रोकर्स के साथ मैच नहीं हो रहा था। इसके लिए अब ब्रोकर्स ने, क्योंकि डेडलाइन सामने आ रही है, इसके लिए अपने क्लाइंट्स को मेल भेजना शुरू कर दिया है, और उस मेल में या फिर मैसेज में एक लिंक होती है जिस पे जाके आपको अपना KYC जो है उसको अपडेट करना है। अगर ये KYC अपडेट नहीं हुआ तो आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। शेयर मार्केट को लेके जो भी ट्रांजैक्शन है वो करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप SIP करते हैं, तो अगर आपका KYC डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है या फिर सही नहीं है तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके निवेश पे पड़ सकता है। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि 18 तारीख के पहले आप अपना KYC जो है उसको अपडेट करें। आपके ब्रोकर्स के तरफ से जो मेल आ रहा होगा उसके लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा और अपने KYC को सही तरीके से अपडेट कीजिएगा। एक सिर्फ सतर्कता आपको बरतनी है कि जो मेल आ रहा है वो आप देखिए कि अपने ब्रोकर के तरफ से ही आए, कोई स्पैम मेल ना आए या फिर कोई गलत मेल ना आए जिस पे जाके आप क्लिक कर दें। आपके ब्रोकर के ईमेल आईडी से मेल आएगा, उसी पे आपको जाके क्लिक करके अपना जो ओवरऑल KYC डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करना है। नो डाउट 18 तारीख डेडलाइन है और सेबी ने अब तक इस डेडलाइन को बढ़ाया नहीं है। आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ये पता नहीं, लेकिन आपके ब्रोकर्स की तरफ से मेल आ रहा है उसको आप फॉलो कीजिएगा। और काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने तो अपनी इंटरनल डेडलाइन रखी है 16 तारीख के आसपास की, तो अपने KYC डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको भरना है, इसको भूलना नहीं है, ताकि आपकी आगे की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है वो स्मूथली चलती रहे। मल्टीप्लेक्सेस के लिए बीता वीकेंड हाउसफुल रहा। नई रिलीजेस को बम्पर रिस्पांस के चलते PVR का शेयर उछलकर 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ है नुपुर। जेलर, गदर 2 और OMG 2 तीनों ही मूवीज को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों मूवीज ने धूम मचा रखी है। अगर गदर की बात करें तो पहले वीकेंड पे 135 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी एक जो मूवी है ये कर चुकी है, और एस्टिमेटेड अगर आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा का लाइफ टाइम कलेक्शन भी ये मूवी देख सकती है। OMG 2 की बात करें तो वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चलने के बाद करीबन 45 करोड़ के आसपास का आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले वीकेंड पे नजर आएगा इसका। जेलर की भी बात करें तो 145 करोड़ के आसपास का कलेक्शन आपको वीकेंड पे देखने को मिला, और बोला शंकर भी देखे तो 28 करोड़ के आसपास का पहले वीकेंड का कलेक्शन देखने को नजर आया। तो कल छुट्टी है और उसके पहले आप ये कलेक्शंस देख रहे हैं, और आने वाले समय में एस्टिमेट्स यही है कि बम्पर जो रिलीजेस हुई है वीकेंड पर उसका जो आउटकम है वो आने वाले समय में भी
आते हुए नजर आएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गदर 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन आप देखेंगे तो 133 करोड़ का है। ऑलरेडी गदर 2 पहले ही वीकेंड में उसे सरपास कर चुकी है। वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस कि अगर बात करें तो थिएटर्स में अभी तक करीबन 400 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वीकेंड में 2 करोड़ से ज़्यादा के फुटफॉल्स देखने को मिले। गदर 2 जो है वो दोनों ही मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, वहाँ पे बेहतर रेस्पॉन्स आते हुए नज़र आ रहा है। OMG 2 वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चली, अनुमान था कि ये थोड़ी कम यहाँ पे कलेक्शंस आते हुए दिखेंगे, लेकिन इस मूवी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है और ये भी आपको धूम मचाती हुई थिएटर्स में नजर आएगी। इनफैक्ट पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से एक बड़ा अपडेट आते हुए दिखा, जहाँ पे उन्होंने कहा है 13 अगस्त को पीवीआर आइनॉक्स ने रिकॉर्ड टिकट्स की बिक्री और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। रिकॉर्ड 13 लाख टिकटों की बिक्री और करीबन 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने किया है। 11 से 13 अगस्त के बीच करीबन 34 लाख टिकटों की बिक्री की गई है और इसी समय पे करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा। और आने वाले समय में जो पाइपलाइन है बॉलीवुड की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम गर्ल 25 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ होगी और जवान जिसको सबका इंतज़ार है 7 सितंबर को ये मूवी भी रिलीज़ हो जाएगी। तो बम्पर ओपनिंग देखने को मिली गदर 2, OMG 2, जेलर की भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ भोला शंकर की भी बात करें तो यहाँ पर भी बम्पर ओपनिंग देखने को मिल रही है। कश्मीर में भारत की वायुसेना ने MiG-29 की तैनाती से पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। तो राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारतीय थल सेना ने पराक्रमी प्रदर्शन करके पाकिस्तान को भारत की ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते हुए दुश्मनों पर काल की तरह तेज रफ्तार से टूटने को तैयार ये भारतीय सेना की टैंक ब्रिगेड है, जिसकी गर्जना सुनकर, जिसकी रफ्तार देखकर, जिसके बरसते हुए गोले देखकर सीमा पार पाकिस्तान की आर्मी के दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी के पास अपने वाहनों में तेल भरवाने के पैसे तक नहीं है, दूसरी ओर भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। भारत की टैंक ब्रिगेड दुश्मनों को कुचलने के लिए बेताब नजर आ रही है। भारतीय सेना का यह पराक्रमी प्रदर्शन भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक उन इलाकों में हो रहा है जहां भारत पहले भी पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों की सजा दे चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है, जहां टैंक गरजे तो हवा में हेलीकॉप्टर्स ने भी दुश्मनों को कांपने के लिए मजबूर करने वाली उड़ान भरी। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना के युद्धाभ्यास में शामिल हुए दुनिया के सबसे घातक टैंकों में शुमार अर्जुन और T-90 की ताकत क्या है और क्यों इन्हें भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी कहा जाता है। रेगिस्तान, जहां पर युद्ध के दौरान न पेड़ पौधे होते हैं न ही कोई दूसरी मदद, दुश्मन के सामने सिर्फ टैंक ही जवान के साथ होता है, वहां पर टैंक का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में सिर्फ टैंकों और हेलीकॉप्टरों का दम नहीं दिखाया, डेजर्ट वॉर गेम में पैदल सेना किस तरह काम करती है उसका प्रदर्शन भी किया गया। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियार छूट जाने पर, गोला बारूद खत्म होने और युद्ध की ऐसी कई विपरीत परिस्थितियों जिसमें कोई हथियार पास में ना हो, तब अपने दमखम से किस तरह से दुश्मन को काबू में किया जाए या उसका खात्मा किया जाए, इसका भी प्रदर्शन करके दिखाया। इसके अलावा भारतीय सेनाओं की हथियारबंद टुकड़ियों ने रेगिस्तान में तेज गति से चलने वाले खास वाहनों के जरिए दुश्मन तक तेजी से पहुंचने का अभ्यास भी किया। घातक हथियारों से लैस ये टुकड़ी भी किसी भी दुश्मन का काम फौरन तमाम कर सकती है। भारतीय सेना की ये तैयारी और ये दमखम पहले से ही कमजोर पाकिस्तान की सेना के हौसले को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 15 अगस्त को देश अपनी आजादी का जश्न मनाएगा और इसे लेकर हर तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। आजादी के पर्व में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि G20 बैठक से पहले आतंकी बड़ी साजिश की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चौकसी तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। लाल किले के आसपास जितने भी बड़ी
जो इमारतें हैं वहां पर जो रूफटॉप बनाए गए हैं वहां से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नजर रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के कई इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है। जिन रास्तों से पीएम और तमाम वीवीआईपी अपने आवास से लाल किला जाएंगे, उन रूट्स पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।